कीमत 20 रुपये थी, क्या कहना है? तिरंगा जो है ये हमारी शान में, हमारे दिलों में तिरंगे की इज्जत है। ये अलग बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, खासकर बीजेपी ने जो है हमारा तिरंगा जो है जम्मू कश्मीर का जो झंडा था, हमारा अपना झंडा, वो हमसे छीन लिया। हम उसका कानून के अंदर रह के मुतालबा कर रहे हैं कि जिसके लिए अशफाकुल्लाह खान जैसे लोगों ने जो है कुर्बानियाँ दी थी, जिसके लिए महात्मा गांधी ने कहीं कहीं दिनों सफ़र किए। अजित भाई, तिरंगे के लिए हिंदुस्तान में 1.25 लाख उलमा ने शहादत हासिल की हुई है। यहाँ मुसलमानों का बहुत बड़ा खून बहा था इस तिरंगे के लिए। ये तिरंगा सिर्फ 20 रुपए का नहीं है, ये हमारी शान है। अगर हम अपनी जान को भी जो है ना कुर्बान कर दें इस तिरंगे के लिए, तो इससे भी बढ़ के इसकी कदर कीमत है। आपके दिल में क्या गुजर रही है? मेरे दिल में तो इसके लिए दुख महसूस हुआ है। पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने 20 रुपए में तिरंगा जो बेचा और 20 रुपए बोली लगाई तिरंगे की, क्या तिरंगे की कीमत जो है वो 20 रुपए ही थी? ये मेरा सवाल उनसे है, इसका जवाब चाहिए। खैर मकदम है, मैं हूं आपका मेज़बान साजिद रज़ा। जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं आप लोग तो वाकिफ़ ही हैं। ये मेरे काफ़ी सवालात जो हैं वो यहाँ के मुख्तलिफ चेहरों से मैं करवाता रहता हूँ, आपको रूबरू करवाता रहता हूँ, और बहुत सारे सवाल जो हैं वो उनसे मैं पूछता रहता हूँ। और वहीं पर आज हमारे साथ एक ऐसा चेहरा मौजूद है, मैं इनका तारुफ करवा दूँ। वैसे ये तारुफ के मोहताज नहीं हैं। पीडीपी के सीनियर लीडर जनाब एडवोकेट ज़हूर भट्टी साहब हैं। पीडीपी के अंदर इनका एक काफ़ी चेहरा रहा है। इन्होंने अपने कौम के लिए और गरीब आवाम के लिए काम तो किया ही है। आज बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर, जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है, क्या सूरत हाल है, ये सारी गुफ्तगू जो है हम इनके साथ करेंगे। ज़हूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से बात की जाए जम्मू कश्मीर के हालात की, तो जम्मू कश्मीर के हालात से हम भी वाकिफ़ हैं, अवाम भी वाकिफ़ है, और यहाँ जो पार्टी है इस वक्त जो जिसकी हुकूमत है वो भी बाखूबी वाकिफ़ है, लेकिन खामोश क्यों है ये हमें मालूम नहीं है। लेकिन मैं जो शुरुआत करता हूँ, सवालों से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चंद लोगों ने तिरंगा, जो कौमी तिरंगा है, जो हमारी आन बान और शान है, जिसके साए तले हम और आप लोग और आज की हुकूमत जो है वो भी खुल के सांस ले रही है। 20 रुपये में जो है इसको 20 रुपये के अंदर इसकी कीमत लगाई गई और 20 रुपये में बेचा गया। क्या इस तिरंगे की कीमत 20 रुपये थी? क्या कहना है आप? देखिए साजिद भाई, तिरंगा जो है ये हमारी शान। तिरंगा जो है ये एक आज़ाद कौम का जो है एक निशान होता है। जब मुल्क आज़ाद होता है उस तिरंगे को लहराया जाता है, ये हमारी शान। लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि आज जो तिरंगा, ये न जाने ये तिरंगा रैली, ये तिरंगे की बिजनेस ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, जिससे लोगों के दिलों में, हमारे दिलों में तिरंगे की इज्जत है। ये अलग बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, खासकर बीजेपी ने जो है हमारा तिरंगा जो है जम्मू कश्मीर का जो झंडा था, हमारा अपना झंडा, वो हमसे छीन लिया। हम उसका कानून के अंदर रह के मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन तिरंगा हमारी शान है, इसकी बिजनेस बना दी गई है और ये सरासर गलत है। ये सिर्फ चंद लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोस्तों को फ़ायदा देने के लिए, अपने दोस्तों की दुकान को आगे बढ़ावा देने के लिए ये सारा जो है ये एक मुहिम और एक प्रोग्राम चलाया कि जहां आप राशन दे रहे हो वहां से भी आप 20 रुपये इकट्ठा कर रहे हो। क्या हमारे तिरंगे की कीमत साजिद भाई 20 रुपये ही रही है? तिरंगा तो एक कौम का शान होता है। नहीं, यही सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो तिरंगा कि जिसके लिए अशफाकुल्लाह खान जैसे लोगों ने जो है कुर्बानियाँ दी थी, जिसके लिए महात्मा गांधी ने कहीं कहीं दिनों सफ़र किए थे, क्या इसकी कीमत वही 20 रुपये है? साजिद भाई, तिरंगे के लिए हिंदुस्तान में 1.25 लाख उलमा ने शहादत हासिल की हुई है। यहाँ मुसलमानों का बहुत बड़ा खून बहा था इस तिरंगे के लिए। ये तिरंगा सिर्फ 20 रुपये का नहीं है, ये हमारी शान है। अगर हम अपनी जान को भी जो है ना कुर्बान कर दें इस तिरंगे के लिए, तो इससे भी बढ़ के इसकी कदर कीमत है। इसको 20 रुपये में बेचना, ये तो हमारे साथ एक किस्म का धोखाधड़ी है। क्या आपके दिल में क्या गुजर रही है? मेरे दिल में तो इसके लिए दुख महसूस हुआ है।
अब जहाँ कोई सुने ही ना, अंधों का शहर हो, वहाँ पे आप क्या किसी से कहोगे? ये सवाल मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि जिन्होंने 20 रुपये में तिरंगा जो बेचा और 20 रुपये बोली लगाई तिरंगे की, क्या तिरंगे की कीमत जो है वो 20 रुपये ही थी? ये मेरा सवाल उनसे है, इसका जवाब चाहिए। और मैं आपसे दूसरा सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरीके से बाइक की रैली लाल चौक से करगिल तक ले गए, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश करूं कि वहां करगिल जहां हिंदुस्तान के उन बहादुर नौजवानों ने अपनी जानों को कुर्बान किया, अपनी जानों का नजराना पेश किया अपने देश के लिए, आज वो तिरंगा रैली लोगों की बिजनेस बंद करके, लोगों की दुकानें बंद करके वो जो बाइक रैली गई थी, क्या इससे जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो सकते हैं? और उसके बाद मैं यही आपसे जानना चाहूँगा, क्या उन लोगों की जिन्होंने जाने उस बर्फ़ के अंदर कुर्बान की थी, क्या ये बाइक की रैली उन जानों की कीमत जो है वो दे सकती है, चुका सकती है? क्या कहेंगे? देखिए साजिद भाई, ये जो रैली की है ये बड़ी दुख भरी बात है ये कहने में कि आप लोगों को जम्मू से, राजौरी से, पुंछ से लेके इकट्ठा करके श्रीनगर से आप लेह तक या करगिल तक एक बाइक रैली निकालते हो, तो ये बेईमानी है। उससे सबसे बड़ा नुकसान वहाँ की आवाम को हुआ है, जिनकी दुकानें आपने बंद की, जो रास्ता बंद रहा, कितने दिन वो लोग जो है वो खज्जर रहे, कितने लोगों की बिजनेस, कितने लाखों का नुकसान, करोड़ों में लोगों का नुकसान हुआ है। इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हाँ, इससे एक फ़ायदा हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में रैली करके आप हिंदुस्तान को बता सकते हो कि हम वहाँ पे ज़ोर और ज़ाब्ते से जो है वो रैलियाँ निकालते हैं, और जो अनभक्त हिंदुस्तान में बैठे हैं बीजेपी के, जिनको ये शऊर ही नहीं है कि ये ज़बरदस्ती कहीं से लोग इकट्ठे करके वहाँ पे आप रैलियाँ तिरंगे निकाल रहे हो और लोगों की बिजनेसें तबाह कर रहे हो। यहाँ पे बेरोज़गारी पे बात करने की ज़रूरत थी, यहाँ पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है उस पर बात करने की ज़रूरत थी, यहाँ की रोज़गार के जो बच्चे बेरोज़गार हैं, दर मुल्क में ठोकरें खा रहे हैं, उन पर बात करने की ज़रूरत थी, उनको रोज़गार देने की ज़रूरत थी। आप तिरंगे बेच के और आप रैलियाँ निकाल के इस पर खर्चा कर रहे हो। ये बड़े दुख भरी बात है कि यहाँ पे कोई जम्मू कश्मीर को आपने एक लिबर्टी बना दिया है, यहाँ पे टेस्ट करते हो और हिंदुस्तान बाकी स्टेटों और रियासतों में बता के आप अपना फ़ायदा हासिल करते हो। ये बड़ी दुख बड़ी बात है और ये आने वाले हमारे फ्यूचर के लिए बड़ी नुकसानदेह। क्या लगता है आपको कि 370 और 35A वो भी वापस आएगा कि उसको भी इसी तरीके से? स्टिल इसमें मैं बात करना चाहता था, आपने अच्छा किया कि ये क्वेश्चन पूछ लिया। 370 जो है और 35A अभी तक जो है हमारा जूं का तू है, क्योंकि हम कानून को मानने वाले इश्कास हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हमें कानून का पता है। देखिए 370 जो है सब जुडाइज है, हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसको अभी किसी ने रिमूव नहीं किया है, उस पर अभी सुनवाई होना बाकी है। देखें इसमें अभी हम आवाम का रोल रहेगा। जहां तक आपकी इस वसादत से, आपके इस चैनल की वसादत से जहां तक मेरी आवाज़ जाएगी, मैं उन लोगों से ये कहूँगा कि खुदारा आप ये देखें कि आज जो हमारी बका की बात है, आज हमारी ज़मीन की बात है, आज हमारी शनाख्त की बात है, आज यहाँ किसी की जमात की कोई बात नहीं है, आज हमारी बका हमसे छीनी जा रही है। रात ही हमने एक न्यूज़ पढ़ी है कि 24-25 लाख आप जो है बाहर के वोटरों को यहाँ पे इंटर कर रहे हो। कितनी दुख भरी बात है, क्यों आप ज़बरदस्ती लोगों को लाके यहाँ पे हमारे सर पे थोप रहे हो? क्या हम लोग हिंदुस्तान के साथ नहीं है? हम लोग तो हमने ही सरकार बनाई है, हम ही तो सर डेमोक्रेसी में सबसे पहले आगे बढ़ के हमने साथ दिया है। आज जो ये आप बाहर के लोगों को, और फिर साथ में मैंने और जो साथ में न्यूज़ में पढ़ा है कि जितनी फोर्सेस हैं उनको भी हमने वोट राइट दे दिया गया है। भाई ये कितना बड़ा जुल्म हम पे हो रहा है, कितना बड़ा जुल्म हम पे आ रहा है, और कोई हमसे सुनने वाला नहीं है। आपने कहा था कि एब्रोकेशन 370 होगी तो यहाँ पे जो है दूध की नहरें बहेंगी, यहाँ पे तो हम जन्नत बना देंगे इसको, यहाँ पे तो जहाज उड़ेंगे जनाब, यहाँ पे तो आपको जो है इतनी स्पीड से जो है गाड़ी चलती हुई मिलेगी, यहाँ पे हर आदमी को रोजगार मिलेगी। लेकिन मुझे ये बताओ एब्रोकेशन ऑफ 370 के बाद कौन सी नौकरी है जो आपने दी है? नहीं, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है कि जो लोग बाहर से यहाँ पर हैं, जैसे फोर्सेस की बात करें तो वो हैं, लेकिन घर तो उनके वहाँ हैं, लेकिन उनको यहाँ पर किस तरीके का हक है कि वो वोट डालें? ये कानून क्या कहता है? ये कहता है कि तनासब को बराबर करने के लिए इनका जो एजेंडा है ये उस पर काम कर रहे हैं कि यहाँ पे तनासब को बराबर करके अगर वोटिंग होती भी है तो हमने कैसे बराबर करना है।
देखो जब तक यहाँ की हमारी असेंबली नहीं बनेगी, असेंबली रेजोल्यूशन पास नहीं करेगी, तब तक 370 जो है वो एब्रोकेशन नहीं होगा, उसको नहीं हटाया जा सकता, वो सब जुडाइज है। तो रही ये बात कि आपने एब्रोकेशन ऑफ 370 के बाद ये कहा था कि हम जम्मू कश्मीर को एक जो है सोने की चिड़िया बनाएंगे और यहाँ की डेवलपमेंट इस कदर होगी कि बेरोजगार जो है कोई भी यहाँ नहीं आपको मिलेगा। मगर अफसोस से ये कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आई वाश का काम करती है। सिर्फ मुझे याद है कि ये वो फेंकू चंद की तरह फेंकते ही है, बाकी इनका कोई काम जो है जम्मू कश्मीर में आज तक नजर नहीं आया कि कितने लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है। आप देख लें 4th क्लास में इन्होंने एप्लीकेशनें ली, वो तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने यूपीएससी का एग्जाम, वो फिर आसान होता है, और 4th क्लास में उसकी आपने इतना उनको तंग किया है कि हिसाब ही नहीं है। उसके बाद आज तक मुफ्ती साहब की सरकार के बाद मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी सरकार ने यहाँ पे कोई नौकरी दी हो। अगर कोई नौकरी मिली है वो मुफ्ती की सरकार में मिली है। आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि हमने जो है वो एक गांव से उठा के एक टीचर को लगाया और उस स्कूल को बेहतर एजुकेशन के लिए किया। आज तो लोग तरह तरह के वादे करते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाए। नहीं, ये एक सवाल है, मैंने आपसे करना नहीं था लेकिन आज मैं कर ही देता हूँ। कानून क्या कहता है कि यूटी से स्टेट बनाई जाती है या स्टेट से यूटी को बनाया जाता है? क्या कानून क्या कहता है? साजिद भाई, आप एक बेहतरीन वकील हैं। साजिद भाई, इस पे कहने का तो बड़ा कुछ है, लेकिन मुझे ये बताएं, हमने भी आज तक यही सुना है कि जब यूटी हुआ करती है तो उसको स्टेट बनाते हैं, ठीक है, और जब कोई मतलब कहीं भी कोई यूटी पॉपुलेशन में या वो खुद मुख्तार हो जाती है तो उसको स्टेट ही बनता है। कभी भी हमने कहीं नहीं देखा कि कोई जो स्टेट है और वो स्टेट जो कभी कभी इंडिपेंडेंट एक मुल्क भी हुआ करता है, यहाँ का अपना सदर जमहूरिया, मैं आपसे यहाँ का क्या कहते हैं आप अपना सेक्रेटरी श्रीनगर, उसके बाद अभी एक बोर्ड मैंने 4 साल पहले देखा लगा हुआ था कि वहाँ पे लिखा है शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका मतलब है कि यहाँ का अपना प्राइम मिनिस्टर होता था, यहाँ का सदर जमहूरिया होता था, आपने उसको हटाया तो यहाँ पे रियासत बनाई। एक रियासत बनाने के बाद आपने क्या किया कि आज इसको यूटी बनाई है। मुझे तो यूं लगता है कि कल आपको अगर लगेगा तो आप इसको डिस्ट्रिक्ट बना दोगे। कानून तो इसकी इजाजत कहीं देता नहीं। अब जहां लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इंशाल्लाह साजिद भाई, हमें उम्मीद है अपने सुप्रीम कोर्ट पे कि जब भी फैसला होगा 370 जम्मू कश्मीर की आवाम के हक में होगा और जम्मू कश्मीर 370 जो है वो बरकरार रहेगा। 35 से हमारा वापस आएगा, 3 तो 70 हमारा वापस आएगा। हमारी कायद इसके लिए जदोजहद कर रही है, हमारे पीएचडी जो है वो इस पे जदोजहद कर रहे हैं। हम जो है तन मन से इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत रह के हम इसको अपने हक को जो है वापस लेंगे। यानी आखिर में यह है कि आपको जो है यकीन और आपको भरोसा जो है वो कोर्ट पर है, आपका यही कुछ कहना है? इंशाल्लाह हमें देखो, सबसे पहले हमें भरोसा है अपने कानून पर, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उस पर हमें पूरा भरोसा है और उसके बाद हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे हमें पूरा भरोसा है। अभी हमारी अदालतें जो है वो जिंदा हैं, अभी हमें इंसाफ मिलेगा। अभी हमारा मामला जो है वो कोर्ट में सब जुडाइज है, अब उस पर हम बात नहीं कर सकते, लेकिन इंशाल्लाह जब फैसला आएगा आप देख लेना हमारे हक में है। ये थे एक पीडीपी के सीनियर लीडर एडवोकेट ज़हूर साहब। जो कुछ भी हमने इनसे गुफ्तगू की, आपने बिलखसूस ये आपने समाअत की, और कमेंट के अंदर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे वो ज़रूर लिखें। लेकिन 35A और 370 के लिए इनका कहना है कि इनका यकीन, इनका भरोसा जो है वो कोर्ट पर है, सुप्रीम कोर्ट पर है, कानून पर भरोसा है। तो अब देखते हैं कानून भी किस तरीके, जिस तरीके का भरोसा इनका कानून पर है या कोर्ट पर है, और कोर्ट इनके लिए क्या इंसाफ देता है, क्या अदल करता है, वो भी देखेंगे। खास रिपोर्ट थी ये। साजिद रज़ा के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।